हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने नीट 2024 सेक्शन का केमिस्ट्री का सेक्शन अपने यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें अपने जो है पेपर कोड T3 को डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है और इस पार्ट में आपको बस सिंपली यही चेक करना होता है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप H2O कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, ठीक है, तो आपका जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके भी आप पे हम कह सकते हैं कि 1 मोल वाटर के करस्पॉन्डिंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहेगा यहाँ पे। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आप कह सकते हो कि 2 फेराडे चार्ज जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ए के लिए आपका सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। MnO4 माइनस में जो Mn होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये जो आपका कन्वर्ट हो रहा है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके भी आप पे अपने कह सकते हैं कि ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है और 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो 5 फेराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। उसके अलावा अपना ये जो CaCl2 वाला केस है, तो कैल्शियम आयन 2+ चार्ज है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये 1.5 मोल के लिए बात कर रहा है। तो 1.5 के करस्पॉन्डिंग जो है ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 3 फेराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। उसी हिसाब से जब आपका FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो कन्वर्ट हो रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो FeO के 1 मोल पे जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसलिए आपको 1 फेराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन रहा है वो आपका थर्ड है। आंसर मैंने पहले से अपने पास टिक करके रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी आंसर डिस्कस कर सकूँ। अब ये तो आपका 51 क्वेश्चन हो गया। 52 क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो एक सिंपल से पॉइंट पे बेस्ड है, ठीक है, कि किस में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी जो भी आप सेकंड ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो भी आप ऑप्शन देख रहे हो सब में एलिमेंट जो एटम है किसी न किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ ही रहा है, ठीक है। बाकी ये जो एक रिएक्शन है ये एक सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जरूर है, लेकिन आपका सल्फेट आयन यहाँ पे भी सल्फेट की फॉर्म में ही है, आपका सोडियम आयन यहाँ भी सोडियम की फॉर्म में ही है, सोडियम आयन की फॉर्म में ही है, बेरियम आयन यहाँ भी बेरियम आयन की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बाकी सब में रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, ठीक है। अब उसके अलावा जैसे 53 क्वेश्चन की बात करें तो 53 तो आपका एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हर कोई केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ता है तो उसको डिस्कस करता ही है, ठीक है, करता ही है कहीं ना कहीं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इन जनरल देते हैं वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ही देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये 54 नंबर क्वेश्चन, तो फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपका NCERT में भी मेंशन है, ठीक है। आपका फेलिंग सॉल्यूशन 2 फॉर्म में होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। तो जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन A होता है वो आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट आपका इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 55 क्वेश्चन में आप सबको पता होना चाहिए कि जब आप HCl की रिएक्शन करा रहे हो NaOH के साथ या NaOH की HCl के साथ, ठीक है, तो आपका इनका जो रिएक्शन का रेशियो है वो 1:1 मोल रेशियो है, ठीक है। और 1:1 मोल रेशियो है तो जितना मोल HCl का रिएक्ट करेगा उतना ही मोल आपका NaOH का रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा NaOH की अगर अमाउंट जो यहाँ दी है, अगर मैं इसको मिलीग्राम में लिखूँ तो मेरे पास इसकी 1000 मिलीग्राम अमाउंट है, ठीक है। मिलीग्राम में अगर मैं उसे मेंशन करूं तो उसका जो अमाउंट है वो अपने पास 1000 मिलीग्राम है, ठीक है। तो इसका अमाउंट अपने पास 1000 मिलीग्राम है, ठीक है। अच्छा अब बात यह है कि HCl का जो मोल यहाँ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, HCl का मोल रिएक्ट कर रहा है मिली मोल अगर बोलूँ तो 25 × 0.75, ठीक है, इतना मिली मोल HCl का रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, और जो मिली मोल HCl का है वही मिली मोल आपका NaOH का है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको 40 से मल्टीप्लाई और कर दो तो ये आपका NaOH का मिलीग्राम आ गया। इसको NaOH का मिली मोल मानते हो, इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, ये NaOH का क्या हो गया ये हाँ भाई एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये जो आपका है 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये
आपका NaOH का मास आ रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी जो आएगी ये 750 मिलीग्राम में आएगी, ठीक है। तो 1000 मिलीग्राम NaOH था, 750 मिलीग्राम NaOH का रिएक्ट कर रहा है, इसका जो आंसर बनेगा आपका वो ये 250 ग्राम बनेगा, ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ NaOH है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका ऑब्वियस ही बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो पिरामिडल ज्योमेट्री रखता ही है, पिरामिडल शेप रखता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें BrF5 की, तो BrF5 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है, लेकिन इसमें आपके पास एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर जब उस ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में रहेगा, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो शेप निकलेगी वो आपकी स्क्वायर पिरामिडल शेप निकलेगी, ठीक है। उसके बाद HCF4 में आपके पास 2 लोन पेयर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो शेप निकलेगी वो आपका स्क्वायर प्लेनर निकलेगी, और SF6 जो होता है वो सीधा सीधा ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर बन रहा है, ठीक है, 59 के करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली मैच करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका थर्ड आंसर बन रहा है आपका। उसके बाद 57, तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, 57 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, इसमें ये अपने क्लास में भी इन जनरल कई बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लास में मैं इस क्वेश्चन को बार बार बोलता हूँ कि ये रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक इसका और एक इसके करस्पॉन्डिंग क्रोमियम वाले का, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हालांकि उसमें तो उतना डीप जाना भी नहीं है, यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, ठीक है। जो Mn3+ है जब ये कन्वर्ट होगा Mn2+ में, ठीक है, तो Mn3+ जब Mn2+ में जाएगा तो ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रख रहा है, और जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा है ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रख रहा है जो रिलेटिवली स्टेबल है। तो इस रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से आप कह सकते हो कि जो Mn3+ है उसकी Mn+2 में जाने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को मोर पॉजिटिव बना देती है, ठीक है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मोर पॉजिटिव है, क्योंकि D4 जो है वो D5 में जा रहा है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जा रहा है, इसलिए आपका इसका जो आंसर होगा वो D4 to D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली एक सिंपल क्वेश्चन ही है, सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल सकता हूँ इसको मैं। अरे यार मेरे को ये डायरेक्ट यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, यहाँ पे आपका जो आइसोथर्मल केस है, ठीक है, तो आइसोथर्मल केस में ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोकोरिक में जो है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो है नो हीट एक्सचेंज वाला ऑप्शन रहेगा। तो 58 का जो आंसर बन रहा है आपका वो डायरेक्टली सेकंड आंसर बन रहा है, ठीक है, सेकंड आंसर होगा इसका, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आप लोग इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में बोला गया कि अगर अपने को रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो अपने को कौन से वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में बार बार करते ही हो, ठीक है, कि log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू आप लोग यूज़ करते हो EA अपॉन में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो अगर आपके पास दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके बड़े आराम से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। इस वैल्यू से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और इवन आगे एक क्वेश्चन भी है जिसमें यही फॉर्मूला दोबारा भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपको एक अल्केन का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H14, और इसमें 2 टर्सरी कार्बन बताए गए हैं, ठीक है। तो 2 टर्सरी कार्बन रखने के लिए और 6 कार्बन का अल्केन हो, ठीक है, उसके लिए आप जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो आप ऑब्वियस सी बात है ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास 6 कार्बन भी है और इसमें आप 2 टर्सरी कार्बन रख रहे हो, एक ये वाला कार्बन हो गया, एक ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब इसका जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो ये 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर है वो क्लियरली फर्स्ट आंसर हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन,
ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 61 में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका सेम है, ठीक है। तो जो आपका क्रोमियम 2+ है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D4 है, आयरन 2+ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D6 है, और D6 को जब आप लोग इलेक्ट्रॉन भरोगे D6 फॉर्म में तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जब लिखोगे D के करस्पॉन्डिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पेयर्ड फॉर्म में होंगे, बाकी आपका जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो क्रोमियम 2+ में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आपका जो आयरन 2+ उसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जो B एंड D वाला आंसर है, यानी जो आपका थर्ड आंसर है, ठीक है, ये थर्ड आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। B एंड D में आपके पास जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन है, और कार्बन के जो डाउन द ग्रुप में जो सिलिकॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्लियरली थर्ड आंसर होना चाहिए, सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आपका है विच ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स स्पॉन्ट या इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। तो भैया ये भी आपको नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि जो आपका टर्सरी अल्कोहल होता है वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है आपका लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो आपका इंस्टेंट या हाथों हाथ रिएक्शन देने वाले की अगर बात कर रहे हैं तो आपका जो टर्सरी अल्कोहल है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन दो, इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो पहला तो आपको दिया है CONH3 3+, तो कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हुए इसमें पेयरिंग करवाएगा, और इसका कोबाल्ट +3 है तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो D6 है, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है D में, और ये जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया की प्रेजेंस में पेयर्ड अप हो जाएंगे, और पेयर्ड अप हो जाने पे इसकी जो ओवरऑल नेचर होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, ठीक है। और यहाँ जो D6 है, फ्लोराइड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और अगर पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो उसकी वजह से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यह आपका पैरामैग्नेटिक होगा, यह आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो इन्होंने यही बात बोली है कि दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस है, तो ओबियसली डिफरेंस है, एक आपका पैरामैग्नेटिक है, एक आपका डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और नीचे भी इन्होंने एक्चुअली इसी बात को रिपीट ही किया है, ठीक है, नीचे वाले स्टेटमेंट में कि ये डायमैग्नेटिक होगा और ये जो है पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो इसकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू स्टेटमेंट, इसका आंसर थर्ड आंसर होगा। उसके बाद आपका जो ये 65 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्लास में भी बार बार आपको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली के जो है हाइड्राइड्स थे उनका बॉइलिंग पॉइंट और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी बार बार ध्यान करवाई थी, याद भी करवाई थी, ठीक है। और ये तो उसमें सबसे सिंपल वाला केस है, ठीक है। तो अगर वाटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी केस में उनका मोलिकुलर मास और साइज जो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो उसके साइज और मोलिकुलर मास के बढ़ने की वजह से उनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जो कि उनके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इस ग्रुप में एक्सेप्शनली सबसे हाई है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वाटर में एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, ठीक है। तो आपका जो यहाँ वाला पार्ट है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इनके हाइड्राइड्स में मोलिकुलर मास और साइज के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन वाटर वाले केस में जो है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मोलिकुलर ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो नीचे उन्होंने जो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है अभी पूरा बोल के, वही इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन भी किया है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर है पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। तो 66 स्टेटमेंट क्वेश्चन में आप लोगों को क्लास में बार बार बताया जाता है जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है। आपका ये ये स्पिन क्वांटम, ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, मैंने गलती से बोल दिया गलत बोल दिया। यहाँ पे बात कर रहे थे
ये जो m है ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है। और जो आपका ms जो आप देख रहे हो स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उससे रिलेटेड है। और आपका n जो होता है वो आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है। तो 66 के करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर बन रहा है वो फोर्थ बन रहा है, ठीक है। तो इसका आपका फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप लोग, ये 68। तो 68 में अगर आप इससे इसमें कन्वर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तो क्या चीज, अच्छा ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। 68 से भी ऊपर क्वेश्चन है इसमें अपना, ठीक है। तो पहले उसको डिस्कस कर देना है। हाँ, तो ये 67 नंबर क्वेश्चन जो है पहले उसको देख लेते हैं अपने। तो 67 नंबर क्वेश्चन तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि यहाँ जो आपका पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आपको यहाँ डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है जो प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली आता है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, मतलब आपको यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवानी है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए वहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देगा आपको, ठीक है। तो एक एक करस्पॉन्डिंग तो जो आपका जवाब है वो ओजोनोलिसिस हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का एग्जाम्पल है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम पे यहाँ बेंजीन पे ये जो ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो ये आपका इस रिएजेंट के थ्रू हो जाएगा, PHCOCl इन NHCl3, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये एक सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें आपका एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए आप CrO3 को एज ए रिएजेंट यूज कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार बताई जाता है बेंजीन पे लगा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है, उस पूरे एल्काइल ग्रुप को अगर आप COOH या CO- में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप उसे KMnO4 के साथ हीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 67 का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर बनेगा, ठीक है। 67 का फर्स्ट आंसर होगा। 68 की जो बात कर रहे थे हम लोग उसको देख लो। 68 में आपके पास यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसको, इस वाले कार्बन को एक तरीके से हम CHO में बदल रहे हैं, और जो रिएजेंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे अपने को हाइड्रेशन करवाना है, और हाइड्रेशन करवाना है तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रेशन ऐसा करवाना है जो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चले मतलब इस वाले कार्बन पे अपने पास OH आना चाहिए, और उस OH को फिर आपने आगे जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पे OH लाने के लिए आपका एंटी मार्कोनिकॉफ जो हाइड्रेशन होता है वो आपका होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो KMnO4 यूज़ किया है वो एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, और आपने यहाँ जो PCC यूज़ किया है वो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका आंसर बनेगा वो फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे 68 के बाद तो 69th क्वेश्चन NCERT की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और क्लास में भी आप लोगों को बार बार बताई गई है, ठीक है, कि जो आपका ग्लूकोज है उसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो NCERT ने जो कुछ एविडेंसेस शो किए हैं आप लोगों के सामने कि उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को फेवर करने वाले कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को फेवर करने वाले पॉइंट्स में NCERT ने यही मेंशन किया हुआ है कि ग्लूकोज जो होता है वो सिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि ओपन चेन के अकॉर्डिंग उसे करना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से NaHSO3 जो है, ठीक है, ये भी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप होने के हिसाब से इसको भी रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो B and E है, ठीक है, ये दो ऐसे रिएजेंट्स हैं जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को फेवर करने वाले पॉइंट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपका B and E, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इथेन। तो इथेन में तो ऑब्वियसली आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। इथीन, तो इथीन में आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है। और इथाइन, तो इथाइन में आपके पास जो है वो एक सिग्मा और दो पाई होंगे, और बीच में जो ये दिया हुआ है कार्बन मॉलिक्यूल, तो इस कार्बन मॉलिक्यूल को एक्चुअली आपको MOT की कंसेप्ट से करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कंसेप्ट से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसेप्ट से जब हम लोग इसको क्लास में करवाते हैं तो हम बताते भी हैं कि ऐसे चीज़ पूछी जाती है कि किस केस में पाई बॉन्ड पहले बन रहा है,
ठीक है। तो ये अक्सर हम इसका एग्जांपल देते हैं C2 मॉलिक्यूल का। इसमें आपके जो दोनों बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड इसमें आता है, वो आप 2 पाई बॉन्ड की फॉर्म में लेते हो, ठीक है, जिसका जवाब आपको MOT के भी आप पे देना होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो सेकंड के करस्पॉन्डिंग बनेगा, और जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा फर्स्ट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका नॉर्मल लॉजिक पे है कि इनमें मेटल कौन है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपका नॉन मेटल है, बीच में आपका मेटलॉइड, फिर लास्ट में आपकी मेटल आएगी नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में। तो आपका ये जो पोलोनियम है, ये पोलोनियम आपका मेटल है, और मेटल होने के नाते आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। तो 72 नंबर क्वेश्चन में आपका जो KC है वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ABC इन तीनों की वैल्यू इक्वल वैल्यू दी हुई है, और जब आप इन तीनों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग Q कैलकुलेट करोगे, Q डिटरमाइन करोगे, जो कि आपका B इंटू C अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर होगा, और क्योंकि BC और A सबकी वैल्यू बराबर दी हुई है, इस वजह से इसकी नेट वैल्यू जो आएगी Q की वो 1 आएगी, और 1 यानी आपका जो Q है वो ग्रेटर देन आ रहा है K इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है K इक्विलिब्रियम, तो आप कह सकते हो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 73, ठीक है। तो 73 आपका जो वही आर्हेनियस इक्वेशन जो आप लोग करते हो, ठीक है, K = A e⁻−EA/RT, और उसी का जब आप लॉग ले लेते हो, ln फॉर्म में ले लेते हो, तो ln K = आपका हो जाता है ln A-EA/RT, ठीक है। तो अगर मैं ln K को प्लॉट कर रहा हूँ 1/T के साथ, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जो ग्राफ रहेगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा विद नेगेटिव स्लोप, जिसका स्लोप -EA/R है, और ln A उसका इंटरसेप्ट रहेगा, और ये आंसर अपना मैच करेगा सेकंड के साथ, ठीक है, जाएंगे नेगेटिव स्लोप के साथ आपका, और एक ln A इंटरसेप्ट के साथ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका Kp और Kc दोनों इक्वल चाहते हो, तो इसके लिए दोनों तरफ गैस के जो मोल्स का डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, अगर इक्वल चाहते हैं, जबकि इन्होंने बोला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल नहीं होना चाहिए तो गैस के मोल्स में डिफरेंस रहेगा, डेल्टा Ng नॉन जीरो रहेगा, और नॉन जीरो डेल्टा Ng जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में आपका दोनों तरफ के गैस के मोल्स का जो डिफरेंस है वो नॉन जीरो है, बाकी 3 ऑप्शन में आपका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो Kp आपका इस केस में Kc के बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 भी एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है जो बार बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त भी लोग कवर करते हैं, ठीक है, कि जब हम अपने पास आइसोमेरिक अल्केन है, तो आइसोमेरिक अल्केन्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग के साथ साथ मैं क्लास में भी यही वर्ड बोलता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वो स्फेरिकल टाइप का लुक लेने लगता है, स्फेयर जैसी शेप लेने लगता है, और स्फेयर जैसी शेप लेने की वजह से हम कह सकते हैं कि उसका जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो करस्पॉन्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो दोनों स्टेटमेंट दी है, पहली बात तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, और नीचे जो मैंने अभी उसका एक्सप्लेनेशन दिया वही एक्सप्लेनेशन इन्होंने भी दिया हुआ है, ठीक है, कि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटेगा जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी, ठीक है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इसका थर्ड आंसर होगा। फिर आप लोगों ये देख लो 76 क्वेश्चन, ठीक है। तो 76 में बोला गया है कि SN1 कौन फास्टेस्ट देगा, ठीक है। तो SN1 कौन फास्टेस्ट देगा, इस चीज़ को अगर आपको देखना है तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, क्योंकि SN1 कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से होती है, तो कार्बोकेटाइन कौन सबसे ज़्यादा अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाला जब ब्रोमीन हटेगा आपका, इन्होंने भले ही किसी ने सेकेंड टर्सरी लिखा हुआ है, यहाँ से जब ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा जो कि आपका सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक है, ठीक है। तो सेकेंडरी बेंजाइलिक जो आपका कार्बोकेटाइन है वो इन बाकी जितने भी कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, जैसे ये आपका सेकेंडरी बनेगा, ये आपका प्राइमरी बनेगा, ठीक है, ये आपका फिनाइलिक बनेगा जो कि मोस्ट अनस्टेबल केस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल केस आपका सेकेंड वाला है, और ये सेकेंड ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
77 में जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनलिटी में, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर होता है, ठीक है, तो जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो हीलियम प्लस है, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए आपका वही जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1, और जब आप बेरिलियम 3 प्लस ले रहे हो तब भी आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आप 4 का नहीं सॉरी एन इज इक्वल टू 2 बोला गया है, तो इसमें आप हाँ इसका जेड जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन के नाम पे 2 है, तो इसमें 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू है जो वो इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में आ रही है, और इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में आ रही है इसलिए ये जो वैल्यू है ये आपका थर्ड आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वैल्यू रख के डिवाइड करके जो एक बेसिक रूल होता है वो डिवाइड करके निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग 78 क्वेश्चन देख लो। तो 78 क्वेश्चन में 78 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी बढ़ती है। तो जब लिक्विड इवोपोरेट करेगा, वेपर फेज में जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है। उसके अलावा जब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप गर्म करने की बजाय ठंडा कर रहे हो, 130 से 0 केल्विन पे ला रहे हो, ठीक है, तो 130 से जब 0 केल्विन पे लाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, और 0 केल्विन पे तो वैसे भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो मानते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो पार्ट है, इसमें एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन का सीधा सा कंसेप्ट होता है, गैस के मोल जहाँ बढ़ेंगे वहाँ एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गैस के मोल बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट साइड, इसलिए एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। Cl2 1 मोल गैस का है, यहाँ आपका 2 मोल गैस का है, तो यहाँ भी गैस के मोल बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आपका ए, सी एंड डी ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 79 है, 79 क्वेश्चन को उन्होंने अपने आप में ही पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। खुद ही उन्होंने बता रखा है कि एक सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फेज में जा रहा है, तो इसके प्योरिफिकेशन के लिए अगर अपने को कोई प्रोसेस यूज़ करनी है तो हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे भी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाने को आप लोग या गैस में जाने को आप सब्लिमेशन का नाम देते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग 79 के बाद नेक्स्ट देखो, 79 के बाद ये 80 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपका ये NO2 ग्रुप है, ठीक है, NO2 एज ए लिगेंड है जो कि आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड होने के नाते ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ ब्रोमाइड बार है, और ब्रोमाइड एक आपका पोटेंशियल लिगेंड है जो आपका सल्फेट के साथ रिप्लेस होते हुए अंदर और बाहर दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ब्रोमाइड एक पोटेंशियल लिगेंड है, और इसकी वजह से ये जो है इसका एक दूसरा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा जिसमें ब्रोमीन अंदर सल्फेट बाहर होगा, और ये एग्जाम्पल जो है वो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आपका दोनों कैटायन एंड एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो जब आप यहाँ अमोनिया को इधर या CN को इधर जब रिप्लेस करोगे तो दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स के बीच में, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो ये आपका फोर्थ को मैच करेगा। यहाँ वाटर जो है वो एज ए लिगेंड है प्योरली, और क्लोराइड बार है एज ए नॉर्मल आयन, ठीक है। लेकिन आप इस क्लोराइड को अंदर लेके वाटर को बाहर कर सकते हो, और वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट है, और ये नॉर्मल वाटर ऑफ हाइड्रेशन की फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी रह सकता है, ठीक है। और उस केस में ये जो है ये इस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को जनरेट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 80 नंबर का जो आंसर बन रहा है, ठीक है, 80 का आपका आंसर बन रहा है थर्ड वाला। उसके बाद आपका ये 81 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो ये भी NCERT की डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है, ठीक है। एनिलीन जो होता है, एनिलीन में आपका जो NH2 ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है, ठीक है, लेविस बेस है ये, और आपका AlCl3 जो होता है वो आपका लेविस एसिड है, ठीक है। तो ये आपस में ही एसिड बेस कम्बिनेशन कर लेते हैं, और इस कम्बिनेशन के बाद यहाँ पे जो बनता है NH2 प्लस AlCl3 माइनस, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का भी काम करता है। इस वजह से इसके ऊपर फर्दर ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका आपस में एसिड बेस रिएक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा यहाँ पे बोला है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस,
ठीक है। तो ये जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, इससे जब आप एनिलीन बनाने जाओगे तो उसके बीच में एक स्टेप आता है। उस स्टेप को अगर मैं यहाँ शॉर्ट में हाईलाइट करूँ तो वो उसमें कुछ ऐसा रहता है आपके पास, ये बेंजीन टाइप का आधा अधूरा पार्ट जल्दबाजी में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड O और बीच में आपका N रहेगा और N के ऊपर माइनस रहेगा, और ये जो N पे माइनस है ये RX पे अटैक करते हुए इस हैलोजन को यहाँ से हटाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ R और N का बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो अटैक है ये एक तरीके का SN2 अटैक है, और आप लोगों को क्लास में बार बार बताया जाता है कि बेंजीन पे अगर हैलोजन लगा रहेगा तो बेंजीन पे लगा हुआ हैलोजन ना तो SN1 दे पाता है ना SN2 दे पाता है, ठीक है। तो जब आपका ये N- वाला पार्ट जो है वो इस कार्बन पे अटैक करके X निकाल ही नहीं पाएगा, तो इसमें बेंजीन के कार्बन का और नाइट्रोजन का बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये एनिलीन के सिंथेसिस में यूज़ नहीं हो सकती। तो इसका भी जो स्टेटमेंट है वो 1 और 2 ये सॉरी दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। 81 के बाद देखो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बड़ा करें, ठीक है। तो ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबको पता है अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम और बोरोन में पंगा होता है या कह दो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेरिलियम जो होगा वो बोरोन से आगे होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बाद कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा होगी, इवन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ आंसर बनेगा वो लिथियम बेरिलियम, लिथियम ये बोरोन बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, यानी ये फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 85 है, 83 है सॉरी, तो 83 आपका मोल कंसेप्ट का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में होगा, तो जहाँ हीलियम के मोल ज़्यादा होंगे वहाँ नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका हीलियम का मोल है वो आपका 4/4 यानी 1 मोल है, ठीक है। इसका मास 4 ग्राम दिया और 4 ग्राम 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो वैल्यू दी है इसको अगर मोल में बदलोगे तो इसको आप 22.4 से डिवाइड करते हुए बदलोगे, ठीक है। तो ये 22.4 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू गारंटीड 1 से जो है छोटी ही आएगी, काफ़ी छोटी आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है ये तो आपका क्लियरली 4 मोल है, और ये तो 4 ग्राम भी नहीं है बल्कि 4 AMU है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही छोटे मास को रिप्रेजेंट करता है। ये तो डायरेक्टली हीलियम के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल है हीलियम का वो थर्ड में 4 मोल है, और वही आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम का एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 84 है, 84 आपका बोला है सिंपली कि कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं, इतना ही चेक करना था, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन, या आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन, या आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, या आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो टर्सरी वाला कार्बोकेटाइन है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका 85 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए जो सोलिबिलिटी होती है वो इनवर्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब P = KH × X लिखते हो, ठीक है, तो सेम प्रेशर पे जिस गैस का KH ज़्यादा होगा सेम प्रेशर पे उसका ऑटोमेटिकली X जो है वो कम होगा, ठीक है। तो KH ज़्यादा रहने पे सोलिबिलिटी जो है वो कम आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों से मिस्टेक हुई और वो इन्होंने एक्चुअली पेपर में टाइप ही इस टाइप से किया कि वो मिस्टेक कई लोगों के साथ हुई, ठीक है। यहाँ लोगों ने सिंपली इसको 145 पढ़ा और इसको 35K पढ़ लिया, हालांकि वो K जो है वो बार के साथ लगा, लेकिन कई लोगों ने उसे 35K पढ़ लिया, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये आंसर जो है वो गलत हुआ है, मतलब नादानी में गलत हुआ है, ठीक है। ये जो किलो बार है वो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल यूनिट इसने दिखाई है, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो KH है वो A का है जिसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी, फिर C का है जिसका सेकंड सोलिबिलिटी होगा, और सबसे कम KH जो है वो B का है जिसकी हाईएस्ट सोलिबिलिटी होगी। तो आपका जो BCA इसका ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये 86 भी आपका मोल कंसेप्ट का एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज वैल्यू दी है और जो एटॉमिक मास दिए हुए हैं वो ज़्यादा ही आसान दिए हुए हैं, ठीक है, A, B और C, ठीक है।
तो इसका परसेंटेज दिया हुआ है 32, इसका दिया हुआ है 20 और इसको आप ऐड करते हो तो ये 52 बन रहा है, इसलिए इसका परसेंटेज हो गया 48। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको इनके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास से डिवाइड करने की ज़रूरत होती है, जो 64 है। ठीक है, उसके अलावा 40 है और 32 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 इस टू 1/2 इस टू 3/2 बन रही है, जो सीधे सीधे देखा जाए तो 1:1:3 रेशियो में है। ठीक है, और 1:1:3 रेशियो में होने की वजह से इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 4th आंसर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 आपका ऑर्गेनिक में भी आप इसको डील करते हो, इवन पी ब्लॉक की रिएक्शंस में भी ये एक सिंपल रिएक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप PCl3 यूज़ करते हो एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड बनाने में, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है PCl3 का, वो आपका बनता है H3PO3। ठीक है, लेकिन जब आप PCl5 यूज़ करते हो एल्काइल हैलाइड बनाने में, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो POCl3 बनता है। तो एक आंसर आपका H3PO3 होगा, एक POCl3 होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 88 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 88 भी बहुत ही बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। पाई इज इक्वल टू आपका होता है CRT। ठीक है, तो अगर आपको कल को पाई को C के साथ ग्राफ बनाने को दिया जा रहा है क्या, दिया ही गया है। ठीक है, तो पाई को अगर C के साथ ग्राफ बनाने को बनाया गया है, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपका RT को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और RT को रिप्रेजेंट करेगा और R की वैल्यू दी हुई है 0.083 इंटू T इज इक्वल टू आपका है 25.73। ठीक है, यहाँ से जो T आएगा वो आपका 310 आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने जानबूझ के एक और नौटंकी की है कह सकते हो, यहाँ 310 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है ये जो आंसर आएगा आपका वो केल्विन के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो आप इस 310 को जब डिग्री में बदलोगे तो आपका जो आंसर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका C आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्योंकि KMnO4 को देख के उनके दिमाग में डायरेक्टली बेयर्स रिएजेंट ही गया। ठीक है, और बेयर्स रिएजेंट के चक्कर में उन लोगों ने डाइओल बनाया है। ठीक है, लेकिन ये आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये जो है ये इस पार्ट को तोड़ते हुए और इस H वाले पार्ट को OH में बदलते हुए उसको अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 4th आंसर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ये है 90, ये तो एक तरीके का मजाक वाला सा क्वेश्चन है, क्या ही सोच के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ 6 के 6 लिगेंड सेम है। ऑब्वियस बात है जब सेम लिगेंड्स होते हैं तो हम उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और यहाँ पे जो है वो अलग अलग लिगेंड्स हैं। ये जो पहले का कुछ भी लिखा हुआ है इस पर मत जाइएगा, ये मेरा नहीं है। ठीक है, तो आपका अमोनिया और जो क्लोराइड है, ठीक है, वो आपका अलग अलग लिगेंड है, तो हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम लोग इसे। ठीक है, और यही चीज़ उन्होंने नीचे भी मेंशन करी है कि होमोलेप्टिक बोल इसी ले रहे हैं क्योंकि अमोनिया इसमें जो है वो 6 के 6 1 काइंड ऑफ लिगेंड है, और इसमें जो है वो मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। ठीक है, वो स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका 3rd आंसर बनेगा। तो मोर सोल्ट जब बनाया जाता है तो मोर सोल्ट को बनाने में, यानी जो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो फेरस आयन होता है ये हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से वाटर के साथ, कोई भी मेटल आयन जो हाई चार्ज डेंसिटी रखता है उसकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी रहती है। ठीक है, और अगर ये हाइड्रोलाइज्ड होगा तो ये FeOH प्लस करके लिख सकते हो, या फिर आप होल डिवाइस भी कर सकते हो। ठीक है, पर स्टेप वाइज अगर लिखोगे तो OH प्लस दिखाओगे, और यहाँ आपका H प्लस आएगा। ठीक है, और अगर हम इस हाइड्रोलिसिस को रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वही कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हुए अगर यहाँ पे हम पहले से ही H प्लस ऐड कर दें, तो H प्लस ऐड कर दें तो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ आयरन 2+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काम आप जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वगैरह या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इस आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ये आयरन +2 से आयरन +3 में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आपको यहाँ जो यूज़ करना है वो एक्चुअली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करना है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जो H+ देगा वो इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो 92 क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। तो ये तो वही है, क्लास में सीधी सीधी जो चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि
चलो ये सब बताया हुआ पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, टाइम नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। कार्बोनेट वाला जो केस है, अब कार्बोनेट की जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड आपने इस ऑक्सीजन के साथ दिखाया है वो आप इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, तो टोटल मिला के आप इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। अब इसका ये वाला स्टेटमेंट पहले ही पता चल जा रहा है कि ये सही है, ठीक है। ओजोन के केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी बल्कि 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये यहाँ तो ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है, इस पे प्लस, या ये डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ करते हुए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन बनाएगा। BF3 जो है कोई भी रेगुलर शेप रखने वाला मॉलिक्यूल जो होता है, वो चाहे टेट्राडल हो, चाहे ऑक्टाडल हो, चाहे आपका ये ट्राइगोनल, ये सॉरी टेट्राडल हो, ऑक्टाडल हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री रखने वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो हमेशा नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो BF3 जो है वो आपका इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। और इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट जो कि इन्होंने नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बोला है तो ये इनकरेक्ट हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 में, ठीक है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोला था कि सॉल्ट एनालिसिस के केस में आप और कुछ याद करो ना करो, जो कैटायन का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप की एनालिसिस आप जरूर करके चलो, ठीक है। तो इस ग्रुप वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट ग्रुप नंबर इसमें मिलेगा वो आपको मिलेगा मैग्नीशियम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मैग्नीशियम जो है आपका छठे ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट मिलेगा। और नेट अगर ऑर्डर की बात करें तो आपका ये जो थर्ड आंसर है वो थर्ड आंसर होगा। सबसे लोएस्ट ग्रुप आपका कॉपर 2+ के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। फिर आपका एल्यूमिनियम 3+ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो भी DNC दे रखा है और फाइनली मैग्नीशियम 2+ हाईएस्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो आप देख रहे हो यहाँ पे आयोडीन पे जब आप NaCN का अटैक कराते हो, ठीक है, तो इसमें आयोडीन के बदले में SN2 अटैक की वजह से यहाँ पे Ri जो है वो एक तरीके से RCN में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, RCN बनाएगा, ठीक है। एक कार्बन इंक्रीज भी हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। पहले 3 कार्बन थे, अब 4 कार्बन हो गए। लेकिन जब आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये जो आपका अमाइन ग्रुप है, ये सॉरी साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप आपका अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। और साइनाइड ग्रुप जब अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो आगे आप लोग इसका करवा रहे हो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की वजह से ये बीच वाला CO वापस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 3 कार्बन के ऊपर एक NH2 ग्रुप बचेगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में बीच वाला CO गायब होते हुए RNH2 बनता है, अमाइन बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड आंसर प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। थर्ड आंसर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 95 की बात करें हम लोग, तो ये थर्ड पेपर की डिस्कशन के बीच में एक फॉर्मूला हम यूज़ करे थे और वही फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे log ऑफ, ठीक है, K2/K1 = EA अपॉन में 2.303, ठीक है, R 1/T1, ठीक है, -1/T2, ठीक है। तो आपको T1 दिया है, T2 दिया है, K2 K1 दिया है, R की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ रखते हुए जब आप लोग EA की वैल्यू निकालोगे, सिर्फ इसमें EA ही है जो निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज अपने को दी हुई है। और इसको जब सॉल्व करके निकालोगे तो इसका थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है, थर्ड आंसर निकल कर आएगा। उसके बाद आपका जो 96 क्वेश्चन है, 96 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो नीट लेवल के जितने फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है उनमें सबसे सही ढंग का यही एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेंथ थी क्वेश्चन में। इसमें आपको 2 काम करने की ज़रूरत थी, ठीक है। पहले तो आपको इस रिएक्शन का जो है K इक्विलिब्रियम निकालने की ज़रूरत थी, ठीक है, या कह दो KC निकालने की ज़रूरत थी। और इसका जो KC होगा वो N2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब आप इन 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए, इन 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए जब आप इसके स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपका 10⁻³ का जो स्क्वायर बनेगा वो ऊपर वाले के इन दोनों वैल्यू को कट कर ही रहा है, ठीक है। और आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 × 4.2 अपॉन में 2.8 का स्क्वायर, ठीक है, 2.8 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये कट पिट के शायद कुछ 1.6 आया था या ऐसा ही कुछ आया था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दो, ये जो आपके पास वैल्यू बनी, ठीक है, इस K इक्विलिब्रियम की वैल्यू को आपको यहाँ सेकंड पार्ट के लिए यूज़ करना है, ठीक है।
जब आपको इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, 2NO जो कि डिसोसिएट हो रहा है किसमें, N2+O2 में, तो अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो अल्फा की टर्म्स में C×1 - अल्फा C∝/2 C∝/2 लिख सकते हो। और इसके भी यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे K इक्विलिब्रियम लिखोगे, ये KC में इसको पुट करोगे, ठीक है, तो C∝/2 का ओवरऑल स्क्वायर करते हुए, ठीक है, ये C∝/2 × C∝/2 अपॉन में आप लोग यहाँ लिखोगे C×1 - अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट पीट के आपके पास सिंपली बचेगा अल्फा अपॉन में 4 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू कुछ मैंने बताया 1.6 वगैरह के आसपास कुछ आई थी, ठीक है। तो इसको आप लोग 4 को इधर ला के और डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट बना के, क्वाड्रेटिक बनाने की बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। 4 को इधर ला के और इसको जो भी है स्क्वायर रूट वगैरह लेके इसका जो अल्फा निकलेगा, ठीक है, वो अल्फा आपका 0.717 निकलेगा, ठीक है। तो 96 में थोड़ी कैलकुलेशन थी, ठीक ठाक करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी नहीं टच किए होंगे, आपने इस क्वेश्चन को स्किप ही किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 का एक ऑप्शन तो आप यही देख के आंसर कर सकते थे कि एक्सपेंशन दिया है, और केमिस्ट्री में एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक्सपेंशन वर्क जो है वो नेगेटिव में होगा, इसलिए वैसे आपका ये जो आंसर है वो -413.4 कैलोरी में आता। अदरवाइज फॉर्मूला लगा के भी अगर करना है तो -2.303 nRT log P1/P2, अदरवाइज V2/V1 होता है और प्रेशर में P1/P2 होता है। और ये वैल्यू आप जब रख के करोगे तो आपका ये -413.14 किलो ये कैलोरी में आंसर आएगा, ठीक है। 98, ठीक है। तो 98 का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कितना ग्राम वगैरह या कितना मोल वगैरह डिपॉजिट करेगा या लिबरेट करेगा किसी गैस का, उसके लिए जो आपको चार्ज दिया गया है उसको फेराडे में कन्वर्ट कर लिया करो। वो फेराडे में जो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी उस फेराडे की, उतना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है, ठीक है। फिर उसको मास में बदल सकते हो, ठीक है। तो पहले आपका जो चार्ज है उसको कन्वर्ट करते हैं फेराडे में, और चार्ज आपको दिया है 9, ये आपका Q है, इस Q को यूज़ कर लेना, इनटू आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी Q बोल रहा हूँ, ये I था यार, आपका मुंह से Q निकल गया, ठीक है, ये I था आपका। तो आपका करंट दिया हुआ है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट इनटू टाइम करते हुए ये आपका चार्ज निकल गया। इस चार्ज को आप फेराडे वाली वैल्यू से, जो कि उन्होंने थोड़ी सी चेंज करके दी हुई है, पर इस हिसाब से चेंज करिए कि आराम से कट पिट जाए वैल्यूज, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0.1 या 0.01 कुछ आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपका 0.1 फेराडे चार्ज आ रहा है, और 0.1 फेराडे चार्ज का इनडायरेक्ट मतलब बनेगा कि आपका जो कॉपर डिपॉजिट करेगा उसका भी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब कॉपर का n फैक्टर जो होता है डिपोजिशन के दौरान वो 2 होता है, क्योंकि कॉपर +2 से वो कॉपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मोल बनेगा 0.1/2, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 63 से, ठीक है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग आंसर बनेगा वो आप देख लेना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ 0.1 लिखा है, ये शायद 0.1 नहीं आएगा, कुछ और आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका 9.6 है और ये आपका है 6487, ठीक है। तो 6487, तो पहली बात तो यही आपका कट पिट के जो आ रहा है वो 10⁻⁻4 आ रहा है, ठीक है। और ये 100 और है, तो 10⁻⁻4 ये है, 100 ये है, तो आपका 10⁻⁻2 के करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा, ठीक है। 10⁻⁻2 के करस्पॉन्डिंग आंसर ये आएगा, उसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे और 63 से जो है मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है, 98 का 98 क्वेश्चन का जो सही आंसर आपने निकाला हुआ है वो है 4th, ठीक है। 4th इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, PbR3 का सीधा सीधा काम है, ये OH ग्रुप को जो है Br लगाएगा, ठीक है। ये एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा, ब्रोमाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ब्रोमीन लगेगा। एल्कोहलिक KOH जो है, एल्कोहलिक KOH का काम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना, और मेजर प्रोडक्ट में सेटजेप प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ OH के बदले में Br लगेगा, और एल्कोहलिक KOH जो है वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराते हुए एल्कीन देगा, सेटजेप प्रोडक्ट में ये मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3rd आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद
ये 100 नंबर क्वेश्चन भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सीरियम प्लस के अंदर तो वैसे भी ना तो S में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, ना F में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, ना कोई D में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपका जो सीरियम प्लस 4 है ये तो सीधा सीधा नोबल गैस कन्फिग्रेशन रख रहा है और इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 है। आपका YB2 प्लस जो है, YB2 प्लस में S वाले 2 इलेक्ट्रॉन हट जाने के बाद F में 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो आपके पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो YB2 प्लस है वो भी डायामैग्नेटिक है और सीरियम प्लस 4 जो है वो भी आपका डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो एक पिछले साल के मुकाबले एक ठीक ठाक सा पेपर ही था, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया होगा। तो मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, जय हिंद।